सो दिस इज़ हाउ एग्रीकल्चर का जो इश्यूज़ है वो इस तरीके से है। तो इसमें जो सॉल्यूशंस है, आप सॉल्यूशंस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जो हमने बात की है अभी तक, जितना भी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, वो सारा दैट इज़ बेसिकली अराउंड दिस आइडिया। यहाँ पे बात किया है। वो जो पूरा आगे का है कि रियलाइजेशन ऑफ प्राइस, वो सारा आइडिया है आपका ब्रिंगिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठीक है, रिमूविंग एसेंशियल, वो वाला है एपीएमसी वाला। वो तीनों एक्ट जो हैं बेसिकली वो यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। फार्म गेट पे एपीएमसी वहीं अप्लाई होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग टू एन एक्सटेंट यहाँ पे अप्लाई होगा, लेकिन वो उसका जो आउटकम है वो यहाँ पे आएगा, सॉरी राइट, उसका आउटकम यहाँ पे आएगा बाहर वाले पे, जिससे उसको प्राइस मिलेगा, ठीक है। और जो एसेंशियल वो भी आगे आपका होगा। तो ये जो तीनों बिल हैं, इनमें से दो बिल तो एक्सक्लूसिवली फॉर द फार्म गेट के लिए हैं, रियलाइजेशन ऑफ प्राइस के लिए हैं, करेक्ट। सो दिस इज आउट। और एक चीज़ जो सिलेबस में आपके है, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। इसमें अगर आप इफ़ यू टॉक अबाउट अदर स्टेप्स, तो इसमें आप किसान कॉल सेंटर्स, उसमें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। मोबाइल किसान सेवा, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम दे आर यूजिंग, राइट। Like you categorize the things like from farm, realization of prices and so like what are the government policies in each अच्छा, इनको भी place? ठीक है, क्रिटिसाइज करता हूँ मैं, ठीक है। तो कमिंग टू आईटी इन एग्रीकल्चर, ठीक है, उस पर अभी वो जो चीज़ है ना, अभी बहुत सी चीज़ें बची हैं। अभी तो मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, अभी सब्सिडी वाला पार्ट अब मैंने टच नहीं किया है। आई एम कमिंग टू दैट, वो सब मैं आऊँगा अभी। एपीएमसी वो सब है, इट इज़ टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल। IT in agriculture means you are bringing information technology in agriculture, and the most prominent idea is precision agriculture, right? Precision agriculture means you are अभी क्या हो रहा है कि have you any idea of soil health card? हाँ, क्या होता है उसमें? आप एक काम करना, जो मेरे को समझ में आ रहा है ना, डू वन थिंग दैट यू पीपल, आपका ना जो डीएनए क्लास हो रहा है ना, उसमें वो कराते हैं क्लासीफाई, ये इकोनॉमी का है, उसका है, कैसे कराते हैं? न्यूज़पेपर में मतलब कुछ अगर इशू है तो उसके फॉरवर्ड बैकवर्ड क्या है। तो मैंने आपको वही चीज़ जो बताई ना, आप जो कराते हैं ना, उसको आप अपने हिसाब से, जैसे आप उसकी ना कॉपी बनाइए कि इकोनॉमी का पढ़ा रहे हैं तो इकोनॉमी में लिख लीजिए उसको, वही तो मैंने नोट्स बताया था आपको, आप ऐसे करिए। तो उसमें डू वन थिंग, आप उनका ना जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है, उसको एक दिन पूरा इकोनॉमी वाला पोर्शन देखिए क्या क्या है, फिर आप उसको ये कैटेगराइज करिए, ये मेरा सिलेबस के हिसाब से किस किस में जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर हैविंग समथिंग फॉर एग्रीकल्चर, तो उसका आप एक अलग से उनको, ठीक है, आप पूरा ना लिखें, लेकिन हेडिंग्स उसको वहाँ पे अपने इसमें डालिए, एग्रीकल्चर के साथ में, इंडस्ट्री के साथ में डालिए, राइट। तो उससे क्या है ना, आपको इट विल बी वेरी ईजियर टू कोरिलेट विद द कॉन्सेप्ट्स, अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट स्कीम्स, वो ईजी हो जाएगा आपके लिए, राइट। वो करिएगा। जैसे हाँ, प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या बोल रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग नाउ, फॉर एग्जांपल दिस इज अ फार्म। तो जो किसान आता है वो क्या करता है कि वो लेके आएगा, फर्टिलाइजर लाएगा, एंड अक्रॉस द फील्ड फर्टिलाइजर ही उसने डाल दिया पूरा, यही हो रहा है। पेस्टिसाइड उसने पूरा डाल दिया, ठीक है, पानी उसने पूरा डाल दिया, ठीक है, यूनिफॉर्मली अक्रॉस द फील्ड। बट दे माइट बी अ प्रोबेबिलिटी दैट दिस पोर्शन ऑफ द लैंड माइट बी रिच इन नाइट्रोजन, राइट, एंड इट माइट बी रिच इन फॉस्फोरस, एंड इट माइट बी रिच इन पोटेशियम, राइट। देखिए, जो लैंड का डिग्रेडेशन इसी वजह से हो रहा है, दैट इफ यू सी द परसेंटेज इन NPK, जो उनका फिक्स प्रोपोर्शन है, यू आर गिविंग, मैंने बताया ना, इफ़ यू आर गिवन, मतलब प्रोटीन ही प्रोटीन अगर आपको दे दी जाए ना, तो मतलब व्हाट विल बी योर हेल्थ स्टेटस। द सॉइल इज बीइंग गिवन द सेम न्यूट्रिएंट्स सिंस ग्रीन रिवॉल्यूशन, NPK। तो उसमें क्या है, उसकी वजह से उसका क्या है, डिग्रेड होती जा रही है वो। That's the reason. That's why government has come up with nutrient-based subsidy, nutrient-based fertilizer.
यही आइडिया है कि आप पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को लीजिए रादर देन गोइंग फॉर एनपीके। ठीक है। दूसरा क्या है, अच्छा दूसरा ये भी है कि ये सारी चीज़ें ना वी आर इम्पोर्टिंग, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अपने पास में। वी आर इम्पोर्टिंग ऑल दीज थिंग्स। क्लियर। प्रेसीजन फार्मिंग क्या बोल रही है? प्रेसीजन फार्मिंग एक तो इसका जो बेसिस है वो रिमोट सेंसिंग, GIS ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटा साइंस। एक इसको डिजिटल स्पेस सिस्टम भी करके बोलता है। ठीक है। GIS का तो पता होगा थोड़ा बहुत, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, आइडिया है ना? कुछ नहीं है वो, उसमें आपका ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजन लेना, दैट्स इट। ठीक है। यानी जितना भी हमारा इसकी जो टोपोग्राफी है, इसकी ह्यूमिडिटी है, ठीक है, इसका जो भी कंटेंट है सॉइल का, तो उसके बेसिस पे यू आर टेकिंग द डिसीजन। नाउ व्हाट इज हैपनिंग दैट this land precision farming, in precision farming first you are analyzing the status of the field, ठीक है, through remote sensing, through machines। तो आपको ये पता लग रहा है कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी कम है, यहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा है, यहाँ पे पोटेशियम ज़्यादा है। ठीक है। देन यू आर एनालाइजिंग कि ह्यूमिडिटी क्या क्या है पूरे, मतलब जितना भी टोपोग्राफिकल उसके फैक्टर्स हैं, जितना आपको फैक्टर्स चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, you acquired all the inputs and based upon those inputs, ठीक है, you are providing the required inputs। तो यहाँ पे आप नाइट्रोजन नहीं डालेंगे, यहाँ पे आप पोटेशियम नहीं डालेंगे, यहाँ पे आप फॉस्फोरस नहीं डालेंगे, यहाँ पे अगर पानी का एक्सेस है तो यहाँ पे आप पानी नहीं देंगे। ठीक है। यानी इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हुआ कि आपका जो इंटेंसिव था सब कुछ इनपुट्स, वो इंटेंसिटी घट गई, राइट। सेकेंडली जब इंटेंसिटी घटी तो आपका कॉस्ट मीन्स प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ गई। Right. So precision farming, precision agriculture is nothing but application of information technology and other related inputs into the agriculture and reducing the inputs and hence increasing the productivity. Right. So, but given that agriculture is still very susceptible to climate, कितना भी हम टेक्नोलॉजी लाएंगे कुछ ना, मतलब अगर बहुत जोरों का ड्रॉट पड़ेगा, वही तो वो बताएगा आपको, वो रिमोट सेंसिंग क्या कर रहा है, इसीलिए तो है। 1-2 साल का ड्रॉट पड़ गया, अगर आपको रिमोट सेंसिंग से आपको ये पता लग गया कि भाई इस बार तो सूखा आने वाला है, सो बी प्रिपेयर्ड, उस हिसाब से। ठीक है। यानी इट इज़ हेल्पिंग यू फॉर डिसीजन मेकिंग, डेटा साइंस, GIS is nothing but you are taking decisions, informed decisions. The term is informed decisions. Right, you are in a position to take informed decision, judicious, rational. ठीक है। तो this is how precision agriculture works. Dry farming. क्या है ड्राई फार्मिंग? हाँ, इसका सिंपल एक तो 75 सेंटीमीटर से नीचे जहाँ पर रेनफॉल है, ठीक है, दोज एरियाज आर सेड टू बी एरियाज ऑफ ड्राई फार्मिंग। सेकेंडली देयर इज वेरिएशन ऑफ रेनफॉल, वेरिएबिलिटी, हाई वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल। यानी आज बारिश हो गई, सारी बारिश एक ही दिन में हो गई, हो सकता है कि if there is average rainfall of 75 centimeters, so might be in 10 days you will get all the rainfall, that is variation. Might be a probability that 1 year you will be having 100 centimeter of rainfall, next year it will be drought, right? Next year it can be floods, right? So if you see these Rajasthan regions, you are facing floods in Rajasthan, in the regions like Rajasthan, वहाँ पे floods आ रही हैं, right? खैर वो तो एक क्लाइमेट चेंज का एक बिल्कुल। और दूसरा क्या है कि दीज जो रीजन्स आर बेसिकली फेसिंग द ब्रंट ऑफ क्लाइमेट चेंज,
क्लियर. सो इफ़ यू टॉक अबाउट ड्राई फार्मिंग, तो पहले ना फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये तो उसका एक हो गया डेफिनेशन सिंपल, ठीक है. ना इफ़ यू एनालाइज दीज रीजन्स, सो सबसे पहला तो दीज रीजन्स आर क्लाइमेटिकली वल्नरेबल, ठीक है. क्लाइमेटिक चेंज वल्नरेबल. Third is because there is no any avenue of earning for the people, that's why the poor people are there. And then it's regionally backward regions. These are regionally backward regions, right? Underdeveloped. And that's why अब आपको ना एक दूसरे एंगल पे काम करना पड़ेगा. व्हेन यू टॉक अबाउट व्हाई यू नीड रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, व्हाई यू वांट अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसका एक सिंपल एक थ्योरी याद रखनी पड़ेगी. जब कभी भी आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि इंडियन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, क्लियर, we are acquiring land for development projects, ठीक है. That means effective arable land ही बोलते हैं ना, arable land is decreasing. इसका दूसरा एक इंटरप्रिटेशन ये है, because of this shortcomings of green revolution, our productivity is decreased. Because of this demand is Increased. because of these two factors production will in future clear. So what is the way out? So it will create a mismatch. If you see actual, अगर रियलिटी में तो प्रोडक्शन इस बार बढ़ा है, ठीक है, सब्सटेंशियल इंक्रीज, बट दिस इज ऑल्सो ए फैक्ट. भाई पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो डिमांड नेचुरल सी बात है बढ़ेगा. लैंड एक्विजिशन बढ़ रहा है क्योंकि ग्रोथ के लिए बढ़ रहा है, ठीक है, दैट मीन्स अवेलेबल लैंड घटेगा, ठीक है. तो और दूसरा प्रोडक्टिविटी घट ही रहा है, ठीक है. तो उसका सोल्यूशन ये है कि आइदर यू ब्रिंग मोर लैंड फॉर एग्रीकल्चर, या तो आप ये करें, दूसरा आप ये करेंगे आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं. दो ही ऑप्शन है, ठीक है. तो इफ यहां पे आपका सोल्यूशन आता है, दिस इज फॉर ड्राई फार्मिंग. ये क्लियर हुआ कि नहीं? देखिए इसको, हैं? Those lands which are not fit for farming previously, we are making it like हाँ. feasible at least. for Actually, dry farming, actually the lands in the dry farming areas are basically non-feasible for farming. यही हो रहा है ना? farming. Previous. हाँ, previously. नहीं, see, arable land, or you can say the reasons of dry farming. क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फार्मिंग आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ड्राई फार्मिंग एरियाज आर द रीजंस विच आर द रीजंस हैव रिसीविंग द रेनफॉल ऑफ 75. तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर हो रहा है वो कभी हो गया कभी नहीं हुआ, अगर सही हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है. तो ड्राई फार्मिंग रीजंस आर दोज रीजन विच आर रिसीविंग द एनुअल रेनफॉल ऑफ 75 सेंटीमीटर एंड विद वेरिएशन. सो नाउ द आइडिया इज टू डू प्रॉपर परमानेंट सॉर्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन दीज एरियाज. या तो ये कि आप जो बिल्कुल ही बैरन लैंड पड़ी है उसको आप लेके आएँ, कन्वर्टिंग इनटू एरेबल. दूसरा ऑप्शन ये है कि आपका जो ड्राई फार्मिंग है वहाँ पे आप फार्मिंग करना प्रॉपर स्टार्ट करें. देयर आर टू वेज आउट. और जितना भी मैंने ये डिस्कस किया प्रोडक्टिविटी वाला इशू कि सस्टेनेबल एवरग्रीन, ये सारी जितनी भी आप करेंगे दैट यू विल डू फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी. आगे समझ में? ये एक नटशेल में है, इसको आप कहीं भी ऐड इससे कोरिलेट करेंगे. पॉपुलेशन बढ़ा, लैंड एक्वायर आपका उसके लिए बढ़ रहा है, ग्रोथ और डेवलपमेंट वाला के लिए, इसकी वजह से आपका एरेबल लैंड घट रहा है, ठीक है. तो इसलिए आप क्या करेंगे, उस लैंड को बढ़ाना है, वहाँ पे आपका सोल्यूशन आएगा लैंड एक्विजिशन, वो ड्राई फार्मिंग वाला, ठीक है. यहाँ पे आपका जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की है वहाँ पे सस्टेनेबल, ZBNF, NF, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी.
ठीक है. नाउ ड्राई फार्मिंग, देयर इज सम पिकुलियरिटी ऑफ ड्राई फार्मिंग. ठीक है, लैंड. एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि ना, दीज रीजन्स आर वेरी मच गुड फॉर प्रोड्यूसिंग दिस पल्सेस, ऑयल, राइट. That means by promoting agriculture in these regions, you are promoting nutrition security. We are importing oil. That means आपका CAD को आप घटा रहे हैं. ये आपको मैं वही बताया ना, आपको ये सारी डायमेंशंस ऐड करनी पड़ेंगी. अब ये कहीं भी आप वैसे पढ़ेंगे आपको नहीं मिलेगा कि CAD भी आपको एंगल में आएगा इसमें, लेकिन आपको ऐड करना है इसको. ठीक है, तो ये केवल आप एग्रीकल्चर में नहीं पढ़ेंगे इस चीज़ को, पर जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपका इसको बढ़ना चाहिए. आप उसको डोंट कंपार्टमेंटाइज हो सकते नहीं, एग्रीकल्चर में केवल एग्रीकल्चर, ये पार्ट है उसका भाई, राइट. जब आपका ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो इसका मतलब इसके साथ ही आपका रीजनल डेवलपमेंट हो जाएगा, तो लोगों के पास में पैसा आएगा. इफ़ यू आर प्रमोटिंग एग्रीकल्चर इन दीज रीजन, दैट मीन्स यू आर प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट, राइट. एंड फिर बाद में आप कर दिए सबका साथ सबका विकास. राइट, जो सरकार कह रही है इस वक्त. दिस इज हाउ थिंग्स विल बी वर्किंग. अब कैसे करना है आपको, ठीक है. इट विल बी डन बाय कि एक तो द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस शुड बी these region specific. तो यहाँ पे you cannot implement high yielding varieties and all those things will not work, right? So you have to develop drought resistant varieties, right? Even your this agricultural research institutes are working on them. ठीक है. After that you have to ensure these practices. For example, you can also talk of this ZBNF here, right? You have to also talk of promotion of allied activities. Right? क्योंकि वो ये जो ZBNF में क्या है, इसका जो आउटपुट है वो उसमें जाके इनपुट हो जाएगा. That means this process will be sustainable. Right. Secondly, you have to promote marketing. ये आपको सब में ऐड करना है. मार्केटिंग, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ में आना ही चाहिए कि आपको जब चीज़ आ जाएगी तो उसको मार्केटिंग करना है प्रॉपर. ठीक है, वो आप बैकवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज, वो सारी फिर वो राम कथा है, वो आपको ऐड करनी है इसमें. हाँ, वो कहीं भी ऐड करनी है आपको विदाउट लीविंग द कोर. ये सब चीज़ें तब हैं जब आपके पास वर्ड्स कम पढ़ रहे हैं आपने एंड यू हैव फिनिश्ड. देन यू हैव टू ईट बैकवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज, आपको पोर्ट से कनेक्ट कर दोगे, ये स्कीम आ रही है, फिर वो सब बोल वचन वाली कहानी है. ठीक है, दिस इज हाउ इट विल वर्क. नाउ ही वाज सेइंग लाइक द स्कीम्स. इफ यू टॉक अबाउट स्टार्टिंग विद दिस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, तो यहाँ पे जैसे ना आपका अगर इफ़ यू स्टार्ट विद दिस एग्रीकल्चर, तो वो बोलता है सॉइल हेल्थ कार्ड, राइट. एक होता है परंपरागत कृषि विकास योजना. ठीक है. देन यू कैन से दिस ZBNF, इट्स अ पार्ट ऑफ दिस, राइट. ये गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज कर लिया है, सो यू कैन राइट इट ZBNF. देन when you are coming to this, यहाँ पे आपको तीनों एक्ट की बात करनी है. ठीक है, इसमें आप ये भी बोल सकते हैं द रिसेंट एक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. राइट, वो भी यहीं पे आएगा. ठीक है. देन यू कैन टॉक अबाउट, जब ये सारा चीज़ हो जाएगी, ये आगे आपका इनपुट वाला पार्ट है. इसमें और भी आप ऐड कर सकते हैं नीम कोटेड यूरिया. ठीक है. दूसरा यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट डूइंग अवे विद सब्सिडीज़, पर ये आप क्योंकि अभी घटाया नहीं है सरकार ने, राइट. नीम कोटेड यूरिया होगा. देन यू विल
talk about promotion of organic agriculture. ये भी सरकार कर रही है, और they are promoting organic agriculture by subsidizing the things, right? So when you are coming at the, यहाँ पे जब आप आ गए, then what you are doing, you are talking about farm gate prices. तो सबसे पहले तो अभी इन्होंने बोला है एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड. राइट. आफ्टर दिस फंड नाउ दे आर सेइंग जितना भी तीनों में से जो दो आया है, एक तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का जो अभी इन्होंने लेके आए हैं, राइट. दूसरा रिमूवल और अमेंडमेंट्स इन एपीएमसी एक्ट, ये दोनों भी यही हैं. दे आर प्रमोटिंग बेसिकली रियलाइजेशन ऑफ द प्राइसेस. भाई वो सरकार तो यही बोली है ना कि आप मैं नई मार्केट लेके आ रही हूँ, वहाँ पे आज बेचो. क्या है वो यही तो है कि यू आर डायरेक्टली टॉकिंग टू द बायर रादर देन गोइंग टू द एपीएमसी. यही बोल रहा है ना वो. आप सरकार की दृष्टि से सोचेंगे, ठीक है. आफ्टर इट दे आर प्रमोटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वो वही तो है कि आपको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है. तो दैट मीन्स यू आर प्रमोटिंग दीज फार्म गेट प्राइसेस, यू आर रिमूवल ऑफ द इंटरमीडियरीज. एनी क्वेश्चन? Like there is some project for those vegetables and Top. those products. ये they have created a fund, tomato, onion, potato. It has been converted into total. So there has been additionally a cess introduced, right? Agricultural cess this time. हाँ, वो भी ऐड किया है, agricultural cess. For creating the that money will be diverted to this agricultural part. Top, that means when this started basically with tomato, onion, potato. They have created a fund in which they will try to when जब मैं बता रहा था कि जब वो टमाटो 1 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, तो बोल रहा है कि उसका जो सेल प्राइस है ना उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए दे हैव कम अप विद अ स्कीम टॉप, राइट. नाउ इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू टोटल. More horticulture and these vegetables are included. Perishable items has been included in this top scheme. They have created a fund which will support the sale of these products, making it more viable in the mandis. ठीक है, तो उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देखेगा वो अगर एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे रेट जा रहे हैं तो दे विल सपोर्ट इट, राइट. दिस इज हाउ दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज द इनकम्स ऑफ द फार्मर. Is it clear? Right. So this is almost everything about आपके फार्मिंग के बारे में है, एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है. Changes in the market. Changes in अरे एक चीज़ रह गई, हाँ, पर वो मैं उसमें APMC में, हाँ क्या, like we are dealt with the farm gate, right? हाँ. So any changes in the market regime also, like any policies in the market? ये जो पॉलिसी रिजीम जो है ना, ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को जो इन्होंने किया, ये मार्केट का ही है सारा. इनिशियली व्हाट वाज हैपनिंग, यू कैन नॉट स्टोर बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल. नाउ दे आर सेइंग, जो मैंने बोला ना कि अभी किसान का क्या है कि किसान सपोज करिए आपको बोला गया यू कैन नॉट स्टोर बियॉन्ड 50 क्विंटल, ठीक है, तो जो आपने छोटा वेयर हाउस जो बनाया हुआ है वहाँ पे आप स्टोर नहीं कर सकते. अभी क्या हुआ, किसान ने क्या किया, किसान ने वो सारा जाके वहाँ स्टोर कर दिया. जब वो रेट जो मिसमैच होगा तब वो जाके उसको निकाल के आएगा, ठीक है. वो हम एनालाइज करेंगे उसमें एसेंशियल कमोडिटी वाले में, ठीक है. तो ये सारा उस आपने हटा दिया, तो वहाँ यही तो था कि उसको पैसा नहीं मिल रहा था वहाँ पे. अब वो बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर आएगा वो उसको पैसा देगा. अब कैसे देगा ये अलग बात है. यहाँ पे आपको पैसा कम मिल रहा था, इसमें जब प्रॉब्लम आ रही थी इन तीनों में, इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू ऑल अदर कम्युनिटीज, ठीक है. तो इट्स ऑल अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ द प्राइस इन द मार्केट, राइट. नाउ राइट डाउन. अभी हमने कल कहाँ तक लिखा था, MSME का रिवाइज क्लासिफिकेशन.
Solvency bankruptcy code. Insolvency bankruptcy code. The one thing more I haven't I think not discussed power reforms. पावर रिफॉर्म्स में देखिए अभी क्या है कि जो मेन है ना, आई डोंट थिंक दैट देयर इज़ पावर सेक्टर का। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि द पावर डायनामिक्स इज चेंजिंग इन द सेंस दैट what was happening in the past, that there was a huge mismatch between demand and supply, right? But now things have to an extent settled in the sense that कि जो the power generation is there, right? So there is comparatively less mismatch between demand and supply. ठीक है. Secondly, right now the issue is that there are three things in power. One is generation, second is transmission and third is distribution. ठीक है, ध्यान रखिएगा. तो अभी जितना भी रिफॉर्म्स है सरकार का, आप देखेंगे जो इन्होंने इसमें एनआईपी में जो किसको दिया है, किस पावर में किसको दिया है, मतलब विच सेक्शन ऑफ दिस जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन. हाँ, राइट नाउ द फोकस ऑफ द सरकार इज ओनली फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट इन द पावर, राइट? क्योंकि जनरेशन इज नो मोर एन इशू, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी थिंग्स आर इन पाइपलाइन. हाँ, वहाँ पे केवल एक इशू है कि दिस नॉन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल इशू, राइट? तो वहाँ पे कुछ नहीं समझना. आपको एक टर्म है दैट इज़ रीपर्चेज ऑब्लिगेशन, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, राइट? उसमें ये होता है कि बट वो भी ना अभी इतना प्रोमिनेंट नहीं बचा है, क्योंकि that is RPO, renewable energy purchase obligation. What was happening that when to motivate the production of renewable sources in the power sector. So what the government did, the government asked, for example, if a particular company, NTPC, is generating 100 megawatt, for example, and then the government was saying out of this 100 megawatt, at least you should have certain amount from renewable sources, for example, 20 megawatt. Your portfolio should be like this, that if you are generating 100 megawatt, then out of this 80 can be from thermal, but 20 should be from renewable, right? Now what they were doing, because initially this company NTPC was not in this in the renewable part. Now either they have to start with the renewables, because it can't be done in a single day, it takes time. So the option left before this company was to go for any generator who was producing energy from renewable sources. Clear? So that means it was mandatory for this organization to purchase this electricity or bundle it with its non-renewable source so as to make it 20% renewable. समझ में आ गया? It was renewable purchase obligation. It was the obligation of NTPC to purchase renewable power energy from a generator who is generating renewable power from the renewable sources. It was mandatory on that company. So क्या होगा उससे? It will motivate these people to produce. Reason being, initially this power was very costly, right? So if you go back 8 to 10 years back, it was around 18 to 20 rupees per unit,
दैट्स वाई देयर वाज RPOs, क्योंकि उसको वो बिजली पड़ रही है 2 रुपये में फॉर एग्जांपल, एंड इट इज़ 18 to 20 rupees per unit. So why they will purchase electricity at 18 to 20? Because it is legal mandate for them, right? But now this is no more relevant in the sense that now this rate of electricity जो renewable का है that has come down to 3 to 4 rupees. Even अभी 2.5 पौने, आंध्रा में बड़ा क्लासिकल केस हुआ है, आंध्रा तेलंगाना में it was bidding was for 2.5 रुपया per unit, right? Solar rates are coming drastically down. Think 20 rupees per unit to 2.5 रुपया, पौने 3 रुपया per unit, right? It is drastically reduction, right? So these there is no more concept from the generation side. There is no more issue. I don't think that UPSC will be asking you a question on this. It's just for your understanding. So the only idea is we are going for including more and more renewable sources in the power generation. That is the only objective of India. ठीक है, तो वो जितना भी ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, वो सब यही है कि कीपिंग क्लाइमेट चेंज इन माइंड, ठीक है, तो उसमें इतना कुछ मेरे को लगता नहीं है. सेकंड कम्स ट्रांसमिशन. ट्रांसमिशन का इशू ये है कि AT&C लॉसेस सबसे बड़ा वही है, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेस, ठीक है, सबसे बड़ा इशू वहाँ पे यही है, उसके अलावा और कोई इशू नहीं है. तो कॉमर्शियल भी क्या, वहाँ पे कॉमर्शियल भी इतना लॉसेस इसलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ से कौन चोरी करता है. कॉमर्शियल लॉसेस आगे स्टार्ट होते हैं डिस्कॉम्स में आपके, यानी डिस्ट्रीब्यूशन वाले में. नाउ द ओनली फोकस ऑफ द गवर्नमेंट इज ऑन दिस पार्ट. चाहे आप बजट उठा लीजिए, चाहे इकोनॉमिक सर्वे उठाइए, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस. इवन दे आर टॉकिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन जो बोला है इन्होंने, तो उसके ऊपर जितना भी यूटीज़ में जो बोला है कि द डिस्कॉम्स विल बी प्राइवेटाइज, तो उसके ऊपर काफ़ी शोर शराबा चल रहा है. सो इन पावर सेक्टर द ओनली फोकस इज ऑन दिस पार्ट. इवन गवर्नमेंट जो NIP की हम बात कर रहे थे 90,000 करोड़, इसको एलोकेशन की बात कर रहा है वो. डिस्कॉम्स का इशू क्या है, दैट सबसे बड़ा इसमें इशू है डिस्कॉम का इशू ऑफ सब्सिडी. AT&C लॉसेस, राइट, ये इसके मेन इश्यूज हैं, ठीक है. तो AT&C लॉसेस का तो मतलब ये है कि आपका टेक्निकल लॉसेस, तो वो जो हमिंग, जो आप सारे लोग उससे हैं तो आपको पता होगा, वो जो हमिंग वगैरह होती है उसमें जो लॉसेस होते हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है हमारे यहाँ, राइट, वो सारे इश्यूज आते हैं एग्रीगेट टेक्निकल लॉसेस में, ठीक है. कॉमर्शियल लॉसेस जो भी आपका चोरी वगैरह जो होती है, पता नहीं यहाँ तो होती है कि नहीं होती है, यहाँ कुछ जगह में होती है, ठीक है, हैं, पत्थर बांध के रखा. हाँ, वो हमारे यहाँ उसको कटिया बोलते हैं, राइट. तो बट अभी क्या हो रहा है, तो गवर्नमेंट अभी इफ़ यू गो इन द विलेजेस, इन आवर विलेजेस, व्हाट वाज हैपनिंग इन द पास्ट दैट पीपल वर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है. बट नाउ व्हाट दे आर डूइंग, एक तो सब जगह डिजिटल मीटर आ गया है अब, ठीक है, ऑलमोस्ट, मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन है कि गाँव में भी ना डिजिटल मीटर पहुँच गया है, ठीक है. और बिकॉज ऑफ दैट वो लॉस थोड़ा स्ट्रिंजेंट हो रहा है, ठीक है. तो ये उसमें 2 फ़ायदे होते हैं इसमें कि मतलब माई ऑब्जर्वेशन इज़ व्हेन पीपल आर गेटिंग समथिंग फ्री, तो दे डोंट वैल्यू इट. फॉर एग्जांपल इन विलेजेस वो उनका जो बल्ब होता था ना, वो द नॉट LED, राइट, वो वाला बल्ब जो 100 वाट का होता था, वो उसको ना दे आर कंटिन्यूसली इट इज़ ऑन. वाई इट इज़ ऑन, वो बोलते हैं कि इससे हमें ये पता लगता है बिजली आई कि नहीं, राइट. मतलब दैट दे आर स्पेंडिंग 100 वाट और 200 वाट just only to know whether light is there or not, right. This is मतलब the idea of the people, right. And यहाँ पे हीटर चलता है,
हीटर काफी कम काफ़ी कम है, राइट. रूम हीटर Room heater, not room. I'm not talking about room heater. I'm talking about the heater is used for cooking purposes there. अच्छा हाँ. Boilers. Not but simple heater, इलेक्ट्रिक electric heater. Like you are using, yes, you can say oven. For example, you are using gas. We are using gas for cooking the food. In our region, people are using heaters for cooking the food. Electric heaters. नहीं, induction नहीं, electric heater. They are rods. हाँ, there is coil, right? And during the time of winter, that heater starts early in the morning at 5 o'clock, right? And it continues, मतलब जब तक बिजली आ रही है. Everything is on that, like starting में water heat होगा उस पर, क्योंकि हमारे ठंड अच्छी खासी पड़ती है. Then food is being cooked, ठीक है, everything is on the heater, right? And see what is the consumption level of that, मतलब, right? So reason being उनको पता है कि सब फ्री चल रहा है. ठीक है, everything is free. So there are very much losses, मतलब negative implications for all these sort of subsidies. This is a subsidy, right? And if you talk about farming, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो एक बार उसने वो चलाया मोटर, वो बस पानी चले जा रहा है. Nobody is concerned about that. ठीक है, उनको ये नहीं पता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है. उसको पता है ठीक है अगली बार फर्टिलाइज़र 2 kg और एक्स्ट्रा डालना है मेरे को. ठीक है, सो दैट मीन्स दिस who is bearing the brunt ultimately discoms. क्योंकि इसमें होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज जनरेटिंग कंपनी ए एंड इट इज रेजिंग सर्टेन बिल, फॉर एग्जाम्पल बिल ऑफ ₹100 crores, right? And this 100 crores is being raised by A, but the DISCOM has only realized 20 crores from the people. ये 80 करोड़ कहाँ से आएगा? ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है बांटो फ्री में बिजली, हम आपको 80 करोड़ देंगे. गवर्नमेंट का भी तो फाइनेंशियल स्टेटस ठीक हो. सरकारें खुद फिस्कल डेफिसिट में हैं, सरकार कहाँ से पैसा देगी? ठीक है, दैट मीन्स इट कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. ठीक है, अब इनको ये कंटिन्यूस चलता क्यों रहता है? क्योंकि इलेक्शन आ गया, इसने बोला कि मेरे को तो पैसा चाहिए. अगर ये जो कंपनी है सरकारी है, फॉर एग्जांपल दिस इज NTPC, दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे अभी बीजेपी है, ठीक है, और यहाँ पे सपोज करिए कांग्रेस है. इसने कहा बिजली देना बंद करो, पहले पैसे लो. इसने बोला कि मेरा 80 करोड़ दो पहले, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है अगला. ठीक है, अब इसके ऊपर प्रेशर है डिस्कॉम के ऊपर, क्योंकि ये तो स्टेट का है, डिस्कॉम इज ऑफ स्टेट. तो इसने बोला स्टेट को कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, पैसा कहाँ से आया? ठीक है, तो फाइनली ये बोलता है ठीक है मैं फिर इसको 80 करोड़ अपने पास लेता हूँ. इसका मतलब स्टेट का जो बजट हो गया वो डेफिसिट हो गया. ये पैसा यहाँ जाएगा तो ये कहाँ से काटेगा? आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा होगा वो आपका कम हो गया, राइट? दिस इज हाउ थिंग्स कीप ऑन टेकिंग प्लेस. और नॉर्मली ये क्या होता है, इट कीप्स ऑन पाइलिंग. अगर यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है तो ये बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, जब तक यहाँ सेम चल रहा है तो ठीक है चलने दो. ये 80 से 800 करोड़ हो गया, ठीक है. फिर यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो गई, फिर उसने कहा कि मेरे को अभी तुरंत पैसा चाहिए, नहीं मैं बिजली बंद कर रहा हूँ. इट कीप्स टेकिंग प्लेस व्हेन विद आप इन दिल्ली, राइट? पिछले टाइम पे ये हो रहा था काफ़ी कि वो बोलता था कि NTPC बोले हम ना बिजली बंद करने वाले हैं आपकी अब, क्योंकि उनके पीछे कन्फ्रंटेशन था. वहाँ बीजेपी है, वहाँ पे आप है. तो गर्मियों में कई बार हुआ जब बिजली बंद होने वाली है, हमारे पुराने बिल्स तो, ठीक है. सो दीज डिस्कॉम्स आर ऑलवेज इन द लॉसेस. And that's why the central government has come up with n number of schemes, right? Starting from उदय, वो सारी schemes. तो फाइनल अभी इसमें जो चल रहा है वो ये है कि they have asked to raise money from the market. That's it. Through bonds. Through bonds. ये मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है, ठीक है. They're realizing money from the market. ठीक है.
बॉन्ड मार्केट का कॉन्सेप्ट पता है ना आपको? बॉन्ड यील्ड. If at all, if government is making everything to release from the people itself, so what it will do with the taxes actually? Ultimately, If government, if government is putting the entire burden on the people itself, हाँ, like without investing anything, हम्म. so what it will do further with the पैसा है कम से कम, वही तो मैंने बताया ना आपको. आप अगर पढ़ेंगे, future, if at all, if all get detached, 18 लाख करोड़ उसने उधार लिया है, उसमें से केवल 3 लाख करोड़ ही उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे लगाया है. सारा पैसा ही इन चीज़ों में जा रहा है उसका. यार ये आप जो समझते हैं ना, जो मोदी जी आ रहे हैं, वो हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, वो उसका खर्चा होता है. वो इफ़ देर इज़ अ विजिट ऑफ अ सिंगल पर्सन, उसका आपको पता नहीं उसके पीछे कितनी मशीनरी काम कर रही होती है. आई कैन एक्सप्लेन यू दैट देयर वाज अ विजिट ऑफ अ मिनिस्टर, राइट, इन हिमाचल. तो उसके पहले वो होते हैं जब भगवान आते हैं तो उनके पीछे जो आने, वो कहते हैं भगवान आने वाले हैं, तो भगवान के आने से पहले बहुत सारे लोग जो दाएं बाएं होते हैं उनकी पूजा करनी पड़ती है. तो ही वॉज अबाउट टू विजिट फॉर एन इनॉग्रेशन, राइट, एंड दैट प्लानिंग स्टार्ट 2 or 3 months बैक. प्रायर टू हिम एटलीस्ट देयर वर 3 rounds ऑफ एयरफोर्स हेलीकॉप्टर्स. वो 3 बार आके देख के गए कैसा है कैसे नहीं है, ठीक है. एंड दैट विजिट वॉट पोस्टपोन्स थ्राइस, एंड फाइनली द मिनिस्टर डिड नॉट केम. एंड डू यू नो दैट व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर देम? इट्स नॉट लाइक कि वो आते हैं यहाँ पे इडली डोसा खाया, इट्स ओके. उनके लिए जो खाना आता है वो शेफ़ आता है दिल्ली से, राइट, वो अशोका होटल का शेफ़ आता है. लाइक इट्स नॉट लाइक दैट दे आर ईटिंग. वो सब दिखावटी चलता है कि वो खाना खाया उन्होंने, वो लोकल के साथ में, वो सब दिखा, कुछ नहीं होता, वो सब फर्जी है, राइट, इट्स अ फर्जी. वो कुछ नहीं है, वो सब फर्जी होता है, ठीक है. वो द शेफ्स आर कमिंग विद देम, ठीक है. और वो शेफ़ नहीं, इवन द शेफ, द वाटर इज़ कमिंग विद फॉर देम फ्रॉम स्पेशल हेलीकॉप्टर्स. ये लोग इतना इजी, मतलब ये लगता है हमें इतना इजी नहीं होता इनको मैनेज करना. इट्स अ वेरी कॉस्टली अफेयर. व्हेन होम मिनिस्टर, आई वॉज visiting Chhattisgarh, and at that time home minister was on a visit. There was some elections in Chhattisgarh at that time. Believe me, whole the Chhattisgarh was under the control of people from Delhi, Ministry of Home. Not only those people were deployed who were local policemen. वो तो साइड में होते हैं, वो साइड हीरो भी नहीं होते. The roads from Raipur, that airport to, मतलब almost all the roads where he has to visit, all were controlled by Ministry of Home. And the airport was 100% controlled by the people from Delhi. तो आपको क्या लग रहा है, वो बंदा जो सिंपल होता है ना, और वहाँ पे कितने तो IPS ऑफिसर वर डेप्यूटेड एट द एयरपोर्ट हु आर फ्रॉम दिल्ली. फॉरगेट अबाउट द लोकल IPS ऑफ द छत्तीसगढ़. तो जो एक, अब थिंक इफ 10 IPS पीपल आर मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू छत्तीसगढ़ ओनली फॉर अ 15-minute विजिट. 10 IPS ऑफिसर वो फ्री में थोड़ी जा रहे हैं, उनको भी अच्छा खासा TADA चाहिए. दे आर ऑल्सो स्टेइंग इन द होटल्स. IPS तो 5 स्टार में रुकेगा, राइट. उसी का कम से कम उस दिन का कम से कम 50,000 का बिल होगा. यही तो प्रॉब्लम है. दिस इज, यार UK का प्रीमियर ना, ही इज़ ऑन द साइकिल. वो वास्तव में साइकिल पे होता है. हमारे यहाँ साइकिल पे वो बोलते हैं ना कि गांधी अगर आज होते तो उनको जो गरीबी में रखना बहुत कॉस्टली होता है इंडिया के लिए. तो ये सारा, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी, मतलब ये सब ना दिखाना कुछ और, ये कुछ और ही, कहानी कुछ और होती है. एक्सपेंडिचर इतना है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ हो ही नहीं रहा है, सारा इन्हीं चीज़ों में जा रहा है, सारा इन्हीं चीज़ों में जा रहा है. मतलब इफ़ यू सी दिस अभी, आई डोंट थिंक दैट इफ़ यू हैव गॉन थ्रू, देयर वाज अ RTI अबाउट SPG ऑफ प्राइम मिनिस्टर. वो पता नहीं कितना उनका, मतलब SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, राइट नाउ इट्स ओनली प्रोटेक्टिंग द PM. वो कम से कम उनका ना 1000 के आसपास लोग उनको केवल उसी में है. कितना करोड़ों का बजट, मतलब 1000 करोड़. ठीक है यार, एक PM है, आप उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए गिवन द वल्नरेबिलिटी इन द इंडिया, राइट. बट थिंक, मतलब आपको एक बंदे के लिए आपको इतना हज़ारों लोग SPG में लगे हुए हैं, कोर SPG, उसके अलावा बाकी चीज़ें अलग हैं. तो इट कॉस्ट अ लॉट, ठीक है. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब हमारे यहाँ देखो, इफ कोई अगर पार्षद भी है ना, ही ऑल्सो वांट कि मेरे पास ना एक वो होना चाहिए साथ में, पुलिस वाला ज़रूर चाहिए मेरे को. एक MLA को भी ना 2 पुलिस वाले आगे पीछे चाहिए. तो दैट इज़ द रियल प्रॉब्लम. तो आपका जो आप बोल रहे हैं ना कि खर्चा सारा, और पैसा हर बार आता है. इट्स नॉट लाइक द मनी इज़ नॉट कमिंग, मनी इज़ कमिंग. मैंने बताया ना आपको, वो 55 करोड़ 55 लाख उसके लिए आया. आई वॉज डिस्कसिंग दिस गाजियाबाद इशू, ठीक है, फॉर द मेकिंग अ शेड
इन दैट क्रेमेटोरियम ग्राउंड, वो 15 दिन में वो टूट के नीचे गिर गया, क्योंकि वो 35 लाख तो ऑन द फर्स्ट हैंड ही हैज गिवन टू द इंजीनियर, वो जो उसको जो म्यूनसिपैलिटी में जिसने वो पास किया था टेंडर, बचा 20 लाख। ठीक है, 20 लाख में वो भी तो कुछ खाएगा। एंड द पर्सन हूसोएवर इज वर्किंग विद द गवर्नमेंट, हर कोई सोचता है कि मेरे को कट चाहिए, उसके बाद फिर इंजीनियर आएगा। ठीक है, तो सोचो मतलब 55 लाख जो लगना था उसमें इफेक्टिवली 5 लाख भी नहीं लगा। दिस इज द कंडीशन। बहुत मतलब बता रहा हूं, बहुत ही बुरा हाल है। दिस इज हाउ दिस प्रॉब्लम। तो आपका हॉस्पिटल का हर साल पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं पैसा नहीं आ रहा है। ठीक है, आप नरेगा को देखिए ना, नरेगा का पैसा आता है, लेकिन वो बिलीव मी, वन ऑफ माय जूनियर इज इन दिस, ही हैज जॉइंड दिस फॉरेस्ट सर्विसेज। प्रॉब्लम ये है कि ही इज़ मतलब अल्ट्रा ऑनेस्ट, जिसको बोलते हैं ना, वो इतना ऑनेस्ट है कि वो व्हेन ही इज़ यूजिंग द व्हीकल, राइट, सो ही इज़ पुटिंग इट इन द लॉग बुक कि आई यूज फॉर पर्सनल यूज 10 किलोमीटर फॉर पर्सनल यूज, राइट, एंड ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड 5 to 6 times इन अ सिंगल ईयर। ठीक है, और अभी उसका पता नहीं है कि वो हर दूसरे तीसरे महीने उसको ना इधर से उधर करते रहते हैं वो लोग। ठीक है, एंड ही जस्ट जॉइन। ही वॉज टेलिंग मी दैट ही वॉज आस्क्ड टू साइन 1 crore बिल, राइट, एंड दैट बिल वॉज बेसिकली, वो काम हुआ ही नहीं है। ठीक है, हुआ ही नहीं है। तो ही सेड सर ये काम ही नहीं हुआ है। तो उसका जो बोल रहा है द हाँ हायर ऑफिसर, टॉक टू योर फ्रेंड्स दैट हाउ टू डू इट, बिकॉज एवरीथिंग इज इन फोन, एवरीबडी इज रिकॉर्डिंग समथिंग, सो ही इज़ नॉट टेलिंग यू हाउ टू डू इट। तो वो बोला कि सर हाउ टू डू इट, तो बोला टॉक टू योर फ्रेंड्स, दे विल टेल यू, बट यू हैव टू डू इट। ही वॉज टेलिंग मी दैट इन हिज ऑफिस there is no RO machine, and per month there is billing of 10 to 12,000 for bringing the bottle, right, and that machine will cost around 70 to 80,000, right, and you are paying at least more than 1.5 lakh per year. He was saying there is no photocopy machine, and every month I have to sign bills for thousands of rupees for the photocopying, thousands of rupees. सो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर टेकिंग प्लेस। ठीक है, वो ये सब चीज़ें, ये सब डिजिटल, वो सब डिफरेंट स्टोरी है, बट रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। द ऑफिसर्स हु आर हैविंग पीपल कनेक्ट, राइट, देयर इज़ वेरी मच डिस्कशन इन्वॉल्व, राइट, क्योंकि आप उसके पास में इसलिए जा रहे हो कि मेरे को ना ये मेरे साइन कराने हैं, अभी भी वही सिचुएशन है, राइट। हु इज, इट्स अ चेन, it's a chain, it's a chain, right? Now write down, कुछ ना चीज़ें लिख लीजिए, वो रह जाएंगी नहीं तो। अभी पहले ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला ही लिख लीजिए कुछ चीज़ें। हैव वी रिटन दिस NIIF नहीं लिखा, इसको लिख लीजिए क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन ऑन दिस। 2-4 लाइन इसके बारे में लिख लीजिए। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, it's a fund created by Government of India for enhancing infrastructure financing in the country. It is basically an alternative investment fund, AIF, oblique sovereign wealth fund, oblique
Haze Fund of India, Haze Fund of the Indian government. It is set up as a trust which will raise debt to invest in the equity of infrastructure finance companies such as National Housing Bank NHB and IRFC Indian Rail Finance Corporation. The institutional investors and the sovereign wealth funds can invest in NIIF. Right. We have written about this insolvency and bankruptcy code. No. लिखिए. Institutional investors means like all market. बड़ा इन्वेस्टर लाइक LIC, बैंक्स, क्योंकि ये सारे लोग इन्वेस्ट तो करते ही हैं ना, इन्वेस्ट तो इनको करना ही है सारा, तो उन्हीं को बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. राइट. अच्छा, उसके बाद में ना लिखिए, ये लिखिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. इसके बारे में लिखिए, द गवर्नमेंट has come up with this innovative idea to raise funds in this case of INVITS, in this case of इसको ना INVTS करके जो है ना, this trust, in this case of this trust, the owner of the asset, ब्रैकेट में लिखिए NHAI, सेल their asset to this trust at a certain price. NHAI, after receiving this fund, can further invest this fund in the new projects. Full stop. नेक्स्ट लाइन से लिखिए, दिस ट्रस्ट will be having permanent source of income
through these assets in the form of toll, full stop. These trusts will be raising money from the public through debt bonds, oblique mutual funds. Debt funds, sir. हाँ, डेट फंड्स, डेट बॉन्ड्स, वो एक ही चीज़ है फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल फंड, ऑब्लिक म्यूचुअल फंड्स. Both are same. सी जब मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, इट इज़ इक्विटी एंड डेट, Yes, sir. राइट. सो म्यूचुअल फंड इज बेसिकली, आइडिया है ना म्यूचुअल फंड का. Mutual fund invests in both, right? Equity. Actually, mutual fund is pool of money. Yes, mutual fund is pool of money, and that is basically you are diverting, you are classifying raising of the money in equity and debt. सबसे अगर आप समझेंगे, मैंने आपको ये बताया ना कि आपने रेज किया मनी थ्रू इक्विटी एंड डेट, ठीक है. म्यूचुअल फंड एक पूल ऑफ मनी है, वो उसको कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है. तो ये वाला जो है, जो ये ट्रस्ट है, ये आइदर डेट रेज करेगा और म्यूचुअल फंड के थ्रू मतलब उसको रेज करेगा, कैसे भी कर सकता है, ठीक है. इट्स अप टू इट. अभी देयर इज नो फाइनलाइजेशन दैट हाउ दे विल रेज द मनी, राइट. Both are different sources. म्यूचुअल फंड इज अलग, म्यूचुअल फंड इज अ पूल ऑफ मनी. So this is coming from equity and that is coming from debts. No, mutual fund is both equity and Both, it can be both. It, see, mutual fund is nothing but it's a pool of money. Separate the equity and debt, but debt is loan. Equity is See, ownership. डेट और इक्विटी का फंडा पता है ना, क्लियर है. having some stakes. मेरे को लग रहा है कुछ डाउट है. Sir, explain कर दीजिए एक बार. इफ, हाँ वही मेरे को लग रहा है. Explain it in English. It in English, okay. See, you want to start a company, right? And you want to have rupees 100 for a company. There are two options before you. One option is that you talk to your friends, you talk to your 10 friends, and your 10 friends agreed that they will be giving 10 rupees per head, right? But they don't want to take any risk, right? That means they lended you money, right? You borrowed money from 10 friends, 10 rupees per friend. Now what will happen? This is your duty. For example, you take at the rate of 10% interest. That means after 1 year you have to pay them 10 rupees. Correct? Yes. It might be a possibility that this business didn't flourish and you go into the losses, right? And this 100 property becomes rupees 80. But you have to pay these persons 10 rupees at any cost, without any fail, right? This is debt. Yes, interest. Yes, नहीं 10 rupees at interest, 10 rupees at interest and वो जो आपने लिया था 100 rupees, 110. Regular fixed. हाँ, right. And might be a possibility that this 100 becomes 200. Again you have to pay only 110, right? That means these 10 people will not having any relation with your profit. There is no share in the profit. That means they are not the shareholding in the company. They will be not holding any share in the company, right? Now come to the second part. Now what these 10 people decided, they anticipated that this is sunshine sector. Do you know sunshine sectors? Coming up. हाँ, which are about to मतलब हाँ flourish in the coming future. Those are sunshine sectors, right? So nowadays they anticipated that this sector will grow and they have 10% stack, right?
there were 10 people and they were having 10% stack each in the company, right? That means he was no more the owner of the company. These 10 people are the owner of the company now with equal stack. If a person amongst this buys 30%, 30 rupees, then he will be 30% stakeholder in the company. Now after 1 year, what happens? This company becomes 30 rupees. Now these 10 people will be having 3 rupees per head. And if it becomes 3,000 rupees, then everybody is the owner of 300 rupees, while they invest only 10 rupees, right? That means their income depends upon the success of the company, right? Here what was happening, irrespective of the fail and success of the company, these people were getting fixed return on their investment. But here there is no such concept of the fixed return. The return depends upon the profits of the company, success of the company. This is how debt and equity functions. Now mutual fund is actually, I told you that mutual fund is basically, or Hayes fund is an example of mutual fund, right? Means you are a person and you want to invest in the share market, but you don't want to face the risks of the share market. That means risk means that if you invest in company A, right, and today you purchase share at 100, right, and after 1 year it becomes rupees 50. It can be. So there is risk involved in the equity market, right? Now you don't want to face this risk in the equity market. Then what you do? You invest with a fund manager. In a fund, right? You invest in a fund. This fund is managed by the fund manager. What these fund managers are, these are actually professionals who are managing your funds. Managing means they are investing your funds into, it can be into debt, it can be into equity, right? And because they are professional, they are taking informed decisions, because you don't know that what can happen tomorrow, right? But these people are in the market. मैंने वो बोला कि specialist, right? These people are in the market and that's why you are relying on them. तो आपने पैसा लगाया, आप आराम से हैं, ठीक है, and relying on the factor that these people are managing. Then depends that which fund is giving you more return, which is more reliable, right? So then their investment depends upon the risk taking capability. For example, if you are a person who is youth in 20s, you can take more risk. So you will invest in a fund who is having more exposure to the equity, because in debt you will be getting fixed return of 8%, but in equity there are chances that you can have 100% increase or return on the investment. So this is your exposure. This is how mutual fund works. There can be a mutual fund which is having least exposure to the debt, more exposure to the equity. That means there will be high risk. There can be a fund which is having more exposure to the debt, like less risk. So it depends upon what do you want. So there are a number of instruments depending upon your requirement. So this is how mutual fund works. So mutual fund is nothing but it's a pool of money. ठीक है, you 10 people are there and you are putting money. That means you have put 1 lakh rupees. So if 100 people are there, they have put lakh rupees. So they are having pool of 100 and lakh rupees. Right. This is the concept applied to the Hayes funds. Hayes fund भी यही है. Clear? This is the Hayes fund. And Hayes fund then alternative investment fund. That is sovereign wealth fund. That is NIIF. Clear? NIIF will be managed by whom? It's a trust. It's a trust. It will be having. Is it public-private partnered or only for? It's a trust controlled by government, but will be having investment from कहीं से भी पैसा उठाएगा वो.
नहीं नहीं सर, मतलब डालने के लिए मतलब there will be a deciding body, there will be a fund manager. गवर्निंग बॉडी, ट्रस्ट, सरकारी ट्रस्ट है, Okay. सोवरेन वेल्थ फंड है, इट इज सोवरेन वेल्थ फंड। तो सोवरेन में तो सरकार आ गई। And then will there be a private participation also? in- You can invest, but it will be controlled by the government. See, sovereign wealth fund is the government fund, no doubt about it. It's a sovereign wealth fund. Investor can be anybody, but it should be institutional, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है कि 100 करोड़ आप मतलब रिटेलर कहाँ डालेगा। AIF में if you talk about Indian AIF, SEBI has certain guidelines about AIF in India and the minimum investment is 1 crore. I think अभी इन्होंने reduce किया होगा, but still it is very high. तो अभी इनका चल रहा है कि इसको ना it should be open to the people, like they have opened GSEC, they are planning to open GSEC for the common man, right? तो ये चल रहा है इनका। Basics already open. नहीं, it's not open for the common man. We need to have some account to purchase. नहीं, I don't think so. नहीं, DMAT is different. That you have to have for equity and debt. But GSEC नहीं, treasury bills common man कहाँ कर सकता है? I don't think so. Some. नहीं, they are planning for that. Just they have come up with a plan to open it for the common man. Right? वो open हो जाएगा. Right? Sir, this is hedge fund is nothing but mutual fund. Actually, there is nothing but the mutual fund. Through government. Hedge fund is a common term. It can be either government or private, right? When we were discussing, I think you were not in the previous class. When we were discussing P note, what was happening in the P note? P note was, and the foreigners have given their money to someone. He is issuing the P note, and that person or investor is investing the pooled money of the foreigners in Indian economy, share market, right? So that is basically hedge fund. Hedge fund is a mutual fund, sort of hedge fund that is privately managed. Now if सरकार is managing that, मैंने बताया ना, सरकार अभी जैसे we need infrastructure fund, तो सरकार ने क्या किया, we will be having some sort of separate fund which will be apart from this budget and all those things. ठीक है, उसका हम अलग से अकाउंट रखेंगे, उसका हम where we will be using that money for creating strategic assets. For example, we will having reserves of oil. ठीक है, we will have create infrastructure projects for with that money, right? So that is, मैंने बताया स्टार्टिंग से पहले म्यूचुअल फंड आया। म्यूचुअल फंड का एप्लीकेशन इज फॉर हेज फंड, एंड इफ द हेज फंड इज सरकारी, ठीक है, देन इट बिकम्स सोवरेन वेल्थ फंड, एंड इंडियन सोवरेन वेल्थ फंड इज NIIF. दैट्स इट, राइट। नेक्स्ट लिखिए, इसी में लिखिए पहले, लाइक infrastructure and investment fund or trust, we are having real estate investment trust, which will be exclusively for real estate projects like NHB, National Housing Bank, National Housing Bank. नेक्स्ट लिखिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, in the Indian economic ecosystem, it is very tough to exit from the market. Economic survey highlights that it takes around 4.5 years
to exit from the business, if every process is streamlined, if every process is streamlined, full stop. The complexity in the exit policy demotivates investors to invest in the country, and it's against the concept of ease of doing business. IBC, Insolvency and Bankruptcy Code, IBC is an attempt to facilitate the exit policy in the Indian industry. Insolvency is a financial state when you are unable to pay your debts on time. While bankruptcy is a state when it is legally declared that you are unable to pay the debts, insolvency leads to bankruptcy. Is there any time frame insolvency? आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं. Right. नेक्स्ट लाइन से लिखिए. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर सिटिंग on a huge pile of NPAs, and it has touched to the extent of 12%. There are more than 10 laws to tackle the issue of insolvency and bankruptcy, which prominently includes SARFAESI Act, DRT Debt Recovery Tribunal, Lok Adalats, It was being observed that despite the innovative ideas
of the government and the RBI. Like AQR, asset quality review, SDR, sustainable debt review, debt restructuring, strategic debt restructuring, sustainable उसमें है, strategic debt restructuring, and S4A, sustainable structuring of stressed assets, sustainable structuring of stressed assets, S4A, sustainable structuring of stressed assets, S4A. Nothing was giving the positive results. नेक्स्ट लाइन से लिखिए, द कोड क्रिएट्स a time bound processes for insolvency resolution of companies and individuals. This process will be completed within 180 days. Which can be extended by 90 days. If the insolvency cannot be resolved, then the assets of the borrowers may be sold to repay the creditors. The resolution process will be conducted by licensed insolvency professionals, IP जिसको बोल रहे हैं, ब्रैकेट में लिखिए IP. And these IPs, insolvency professionals, will be members of Insolvency Professional Agency, IPA. Informational Utilities, IU. Will be established to collate, 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 and disseminate the financial information to facilitate the insolvency resolution.
the NCLT, that is National Company Law Tribunal, will adjudicate insolvency resolution for companies, while DRT will adjudicate the individual cases. Adjudication पता है ना, it's a quasi judicial function, right? Next लिखिए, the IBBI, that is Insolvency and Bankruptcy Board of India, IBBI will be set up to regulate the functioning of IPs, IPAs and IUs. Right. ना मेरे को एक कॉन्सेप्ट ध्यान दिलाना, मैं एक कॉन्सेप्ट भूल रहा हूँ एक ना. आई जस्ट गॉन थ्रू अ पेपर. Subramaniam, who was the economic advisor of India, he stated that in one of his paper that India has moved from, I think this before this pandemic, it's not about TBS, twin balance sheet, but we have four balance sheet problem. Four balance sheet problem, yes. See, problem with the people in India is when he was economic advisor to the PM, right? Everything was goody goody. The moment he went out of this PMO, then he started criticizing the policies, right? Where was he when, four balance sheet problem, that means he is highlighting the more critical issues, right? So what was he doing when he was economic advisor to the PM? At the time he was silent. And the moment he get out of the country and he started taking classes in foreign university, then usko nirvana प्राप्त हो गया. And then he came up with the paper that TBS is converted into four balance sheet problem. So that is the issue, that people are not speaking, right? If he was, it's not like that problem which he is highlighting in his paper has come within a single night, right? So where was he when, while being economic advisor, when he was in a position to plug those issues, at that time he remained silent. And then you are highlighting the issue when you are no more in that position, right? And लिखिए आगे function. What is it for balance sheet problem? We'll discuss. ध्यान दिलाना, उसके ब्रेक के बाद करेंगे इसको ना, अभी लिख लेते हैं. की इश्यूज लिखिए. The code provides an order of priority to distribute assets during liquidation. It is unclear why secured creditors will receive their entire outstanding amount full stop. Why unsecured creditors will have the priority over trade creditors. Priority over Unsecured creditors. Unsecured over trade creditors. Trade,
नेक्स्ट लिखिए, इन द रिसेंट केस ऑफ SR Steel, ESSAR SR Steel, the government of India amended IBC by upholding the priority of secured creditors over operational creditors. The Supreme Court also upheld the amendment. Next point लिखिए, the code creates an insolvency and bankruptcy fund. The code creates an insolvency and bankruptcy fund. However, it does not specify the manner in which the fund will be utilized. The concept of DRT is not new. The concept of the DRT is not new. Given the pendency and disposal rates, of DRTs, their current capacity may be inadequate to take up the additional role. The signing of performance bond may deter the formation of the signing of performance bond may deter the formation of IPAs. So what's the performance bond? See, I was like, you have to sign with the board. There will be an agency which will be certifying the professionals, right? But that agency in return has to sign a bond with that board, that I will be, for example, I'll be following such and such guidelines, because there can be issues like you are certifying some IP professional who can be questioned, right? Who is not having proper certification. So you have to sign that we will follow this. So, and they will be penalized if you are not following this. So it is, again, you are questioning that part, because if you are signing something, signing a bond with IP, then why they will be interested in signing the bond with you, right? It is critical analysis, right? It is just, we are criticizing the analysis. For example, we are criticizing that why you have come up with a sequence that पहले unsecured का दोगे. It is just critical analysis. तो जब गवर्नमेंट उस चीज़ को बोली तो उसने सोचा होगा कुछ, बट वी आर क्रिटिसाइजिंग दैट. वी वांट टू से दैट कि व्हाई आर यू नॉट गिविंग मनी इन द प्रपोर्शन. अगर सरकार कहती है कि प्रपोर्शन में दो, तो आप कहते हैं कि पहले सिक्योर्ड को क्यों नहीं. तो वो तो एक क्रिटिसिज्म वाला पार्ट है, ठीक है. वी आर क्रिटिसाइजिंग इट ओनली फॉर द सेक ऑफ द क्रिटिसिज्म, राइट. नेक्स्ट, इसमें लिखिए पॉजिटिव पार्ट में, इफ वी एनालाइज the functioning of this code, then there are positive results.
Economic Survey 2021 highlights its success. The survey also talks about the behavioral change brought in by this code. The defaulters are either resolving their issues after approaching NCLT or DRT or they are even trying to resolve the issues, or even they are trying to resolve the issues rather than approaching for resolution. Rather than approach For resolution. for resolution. Recent case example आप SR Steel का ले सकते हैं. SR Steel, right? During the time of pandemic, इसी में लिखिए, the government has suspended this code सर वो फिगर से बताया था ना. फिगर्स एग्जैक्ट मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे में लाए, मैं देख के बता दूंगा आपको उसको. समथिंग ना देयर वर समथिंग 11,000 समथिंग केसेस एंड 4,000 केसेस वर रिजॉल्व्ड, राइट? वो है अप्रॉक्स फॉर 11-20 लगभग 40% केसेस, 35% केसेस आर रिजॉल्व्ड, इस टाइप से है. उसने पूरा लिस्ट दिया है 6-7 का, राइट? उसमें मेन उसने जो ऐड किया है इस बार, दैट दे आर टॉकिंग अबाउट बिहेवियरल चेंज. दिस इज़ अ न्यू डायमेंशन, क्योंकि वो तो हर साल फिगर चेंज होती रहेगी कि कितना है. मेन उसने जो यूज़ किया है बट बिहेवियरल चेंज का उसने अलग से टॉपिक दिया है इसमें. दैट्स व्हाट आई हैव हाईलाइटेड दिस बिहेवियरल चेंज, राइट? ये हो गया. 2-4 लाइन है इसके बारे में लिख लीजिए आप. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4, ये आप लिख लोगे मेरे विचार से. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इसमें कुछ ऐसा है नहीं. ये आप AI वगैरह वो सारा कर लेना आप, इसमें इतना कुछ है भी नहीं. मैं आपको 4 बैलेंस शीट प्रॉब्लम कराता हूँ इतने, देन वी विल स्टार्ट विद दिस एग्रीकल्चर पार्ट. सी what was happening in twin balance sheet problem, that this was about balance sheet of bank and industry. Now when this was happening, when this problem was happening, what was happening, that the banks were reluctant to give money to for the purpose of investment, right? Or you can say that the liquidity was getting costlier because NPA बढ़ रहा था, तो नेचुरल सी बात है, वो समझ में आ गया आपके, right? Now what happened, what they are saying, in the meantime there was arrival of new entities. मतलब थी पहले से, मतलब एक सीन में आती हैं NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, राइट? What these were doing, that these started, क्योंकि when bank is not giving money, तो alternative, you will approach the alternatives, then you approached NBFCs, right? And because यहाँ पे what we observed, that most of this industry was in the Indian context, when we were discussing the twin balance sheet with unique to India, that these were mostly infrastructure companies, right?
Now another thing came into the scene, real estate. They were looking for money. Banks were comparatively reluctant or giving them at higher cost. Then they approached NBFC, right? These started giving money to the real estate, right? Comparatively lenient. These are comparatively lenient in relation to the bank, related to the bank, right? Even NBFCs get the money from that. I am coming to that, right? I am coming to that. Besides that, NBFCs are having money from n number of funds. Do you know that who were the investors in DHFL? जो हुआ था, they were having the PF funds. UP Power Corporation has put money with them, with these people, DHFL people. Provident Fund of UPPCL people were with this NBFC. Right? They are also taking from the banks. But that pool of money depend upon the sources. It can be any, right? They can raise through debts, right? Now, this NBFC when was raising the money, again that mismatch. We have discussed time mismatch. People were raising money, short-term money. The money raised by them was short-term money, while the money landed to this was long-term. It was a mismatch. And not only the long-term, but there were certain real estate projects were unviable. Right? Yes, exposure to the banks was also there. NBFC are also taking money from the banks, right? But they are having huge sources. ठीक है, वो PF फंड से उठाया, उन्होंने डेट फंड से उठाया. वही तो था, ये जो जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं यही तो होते हैं, NBFCs यही तो होती हैं NBFCs, right? They are NBFCs, right? So what happens? There was a mismatch, and the money which were given up, for example, if you are giving money to your known, DHFL ने ILFS को दिया, उसके सारे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जानना था, वो पूरी कहानी थी अपने आप में, right? तो these people were giving loans to their knowns without analyzing the viability of the projects. Ultimately वही फिर वो ट्वेन बैलेंस शीट वाला फंडा आ गया, ठीक है, यहाँ से रिटर्न आया नहीं, and they started become red. So this 2 becomes 4. This Arvind Subramaniam is highlighting after leaving economic advisor post. He has written it in a paper, and he has stated that Indian economy is in ICU. He has used the term where it is in the ICU because of this, because the TBS has converted into FBS. Right. We'll start writing about agriculture in the next class and the coming class. Any other question?